हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नए मेंटरशिप टेस्ट के साथ में, जो कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026 का टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 5 है। इसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस के 72 क्वेश्चन, फिर सोशल जस्टिस के 10 और करंट अफेयर के 18 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हम इसमें फुल एक्सप्लेनेशन समझाएंगे आपको। मैं आज 1 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि यह हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा। ठीक है, प्री को अभी काफ़ी टाइम है, मतलब कि होने वाला ये मई में है। ठीक है, तो मैं आराम से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करते करते समझाऊंगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब क्विक रिवीजन का टाइम होगा तब छोटे छोटे में फटाफट निपटाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही हैं। यह स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तभी उपलब्ध कराता है जब राज्य विधि द्वारा उनके उपयोग की अनुमति प्राप्त हो। ठीक है, ये कथन सही है ना। नेक्स्ट, यह केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॉडलों का उपलब्ध कराता है जो संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए अभी भी सक्रिय रूप से उपयोग में हो। तो देखो, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बंद हो चुकी है, सक्रिय नहीं, जो बंद हो चुकी ईवीएम से वो दी जाती है यहाँ पे। एक ईवीएम का आपको जो ड्यूरेशन है वो 15 साल तक का होता है ना। इसका जो आर्थिक मूल्य है ये 15 साल तक के लिए होता है, और उन्हें ही उपलब्ध कराया जाता है जो बंद हो गई होती है। ठीक है, अब आप देखिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो देखिए, सबसे पहले ईवीएम का यूज़ 1982 केरला के इलेक्शन में यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीवीपैट, इसका 2013 नागालैंड, यहाँ यूज़ किया गया था, है ना। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ईवीएम और वीवीपैट इसका कभी भी आयात नहीं होता है, ये इंडिया में ही बनती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, ये सब मतलब याद रखने वाले फैक्ट्स हैं जिसको ज़रूरी होता है कि आप जानें। अगर कभी पूछ ले तो कि ईवीएम को हम आयात करते हैं इस देश से, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा क्या है, कौन से सही है। आइए देखते हैं। किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह उस राज्य के लोकसभा या विधानसभा के विगत आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करता है। तो पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। दूसरा, 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल माना जाता है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, तो आम आदमी पार्टी आपको इसका एग्जाम्पल क्लियरली दिखेगा। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी को राजनीतिक दलों की मान्यता के प्रयोजनार्थ राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। देखो, आम आदमी पार्टी थी, है ना, सबसे पहले दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म की, पंजाब, गुजरात और एक और कोई सा स्टेट था जहाँ पे ये लोग 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी बने। इसके बाद इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली, हाँ एक ही राजस्थान, ओके, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और दिल्ली। ठीक है, ये 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी थी, जिसमें से एक दिल्ली है। इसका मतलब कि ये यहाँ जो दिल्ली लिखा हुआ है गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब है ए। द आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, सबसे पहले ये देख लो, आप फैक्ट देख लो कुछ। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो सितंबर 2023 में कमेटी बनाई थी, है ना, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, है ना, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। आपको ये याद होना चाहिए कि यह हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कभी कभार स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए लोग लिख देते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष थे या ये सब, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब पढ़ते हम इन कथनों पर विचार कीजिए। यह जनशक्ति उपकरण और सुरक्षा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर चुनाव संबंधी व्यय को कम करने में सहायक है। राइट है ये। इससे बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण द्वारा आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है। ठीक है, इससे बार बार होने वाले चुनावों से संबंधित प्रशासनिक व्यवधानों में कमी आने के साथ निरंतर और निर्बाध शासन सुनिश्चित होता है। ठीक है,
देखिए तीनों स्टेटमेंट राइट है। आप इनको आइडियोलॉजिकली भी सोचेंगे ना तो भी ये तीनों आपको सही ही लगेंगे, आप मतलब कॉमन सेंस से करेंगे तो भी ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों में शामिल है? तो एक चीज़ याद रखना, 1950 का जो एक्ट था ना, ये बना था कि चुनाव कैसे कराए जाए, है ना, चुनाव कैसे कराए जाए, ये इसके ऊपर बना था। देखिए पहला क्या क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन, बिल्कुल। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है। मतदाता सूची तैयार करना, ये सब देखो मैं जितने भी अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब चुनाव कैसे कराया जाए उसमें आ रहा है ना। संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हता और निर्भरता है, देखो ये नहीं है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में सीटों को भरने का तरीका, चुनाव कराने का तरीका, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है, यहाँ 4 आ गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल नहीं है ना। तो क्या क्या है, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनावों का संचालन, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता और निर्भरता, देखो अभी 1950 वाले में अपन ने ये काटा था ना, तो ये 1951 में आएगा, तो ये राइट है। भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध से संबंधित प्रावधान, ठीक है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में सीटों का आवंटन, देखिए ये यहाँ पे आपका जो फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, है ना, सीटों का आवंटन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, ठीक है। ओके, पूछा क्या है, शामिल नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ए आंसर। देखो 1951 का जो एक्ट था ना, जितनी भी नई नई चीज़ें हैं नई टाइप की आपको पढ़ने में जो लगेगी वो इसके अंदर है। अपराध, भ्रष्टाचार, सज़ा, 2 साल की सज़ा, 6 साल के लिए बैन लगा देंगे, ये सब इसमें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है? तो देखो अभी अभी जो वोट चोरी वाला जो केस अभी लगा है ना, तो ईसीआई ने यही बोला ना कि आपने एफिडेविट क्यों नहीं जमा कराया, याचिका उस टाइम क्यों नहीं दी, आपने हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दी, उस क्षेत्र के, उस राज्य की हाई कोर्ट में क्यों नहीं आपने याचिका दी। तो जो याचिका मतलब पहला जो केस दायर होता है वो हाई कोर्ट में होता है, और उसके बाद जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है ना। इन चुनाव याचिकाओं पे निर्णय लेने का ईसीआई को कोई अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, तो इसका बी हो जाएगा। देखो ये हट जाएगा, ये अपील में चला जाएगा, राष्ट्रपति नहीं। ओके, 6 का बी। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें एक बार इसे, मैंने समझा तो दिया ही है, बस आप लोग एक बार पढ़ लें, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार करने हेतु कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो देखो आप ये हमेशा याद रखना, अभी जैसे बिहार में एसआईआर रिवीजन, बिहार में एसआईआर चल रहा है, तो वहाँ पे मुख्य भूमिका किसकी है पता है? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनकी अभी भूमिका बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मतलब ये नहीं है ना कि पूरा कंडक्ट कर रहा है, ऊपर से देख रहा है, निगरानी कर रहा है, लेकिन जो मेन बेस पे काम कर रहा है वो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करो ना, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स देखना, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन आते हैं अभी अभी कुछ ना कुछ घटना हुई होती है, और बहुत होता है कि न्यूज़ में होती है वो चीज़ें, और वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल्स से करने की कोशिश करो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा होता है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ई गवर्नेंस प्रभाग था ना, इसकी स्थापना ही 2009 में की है, ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अब यह मिशन मोड परियोजना या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी विकसित करने का है, ये उसके लिए है, ये पूरा प्रभाग ही। अब इसमें क्या पूछा है, किन परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल, और कौन कौन सी चीज़ें डिजिटल चल रही है हमारे देश में? डिजी लॉकर है, उमंग है, माई स्कीम है, इन सब के आपको ऐप या ये सब मिल जाएंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन से सही है? देखो इन सबको, इनके बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, है ना। पहले तो देख लो, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। सबसे इसका बेसिक फैक्ट है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। हमेशा याद रखना, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। प्रायोजित में क्या होता है ना कि राज्य भी पैसा देता है और केंद्र भी पैसा देता है, ठीक है। और क्षेत्रक में क्या होता है, 100% पैसा केंद्र देता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पूछा क्या है, कौन से सही है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हेतु एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना। तो मेरी बात सुनना, यहाँ लिखा है स्वैच्छिक। कभी अगर अनिवार्य लिखा हुआ आ जाए ना तो इसे आपको काट देना होगा, लेकिन यहाँ स्वैच्छिक लिखा है और ये स्टेटमेंट सही है ना। एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष की आयु, ये भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 5,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है। देखो, ये 60 वर्ष की आयु प्राप्त करना, ये स्टेटमेंट राइट है। ये जो 5,000 रुपये लिखा हुआ है ना कि प्रति माह 5,000 रुपये, तो ये 3,000 होगा, 3,000 रुपये देंगे ये लोग, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत होता है। थर्ड, भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में समान अंशदान करती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी अपना मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देगा इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला और तीसरा राइट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप एक चीज़ और याद रखना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जिसकी बेसिक पे 15,000 रुपये है यानी मंथली या उससे कम है, अगर मान लो कि जैसे मेरे पापा है, उनकी तनख्वाह 15,000 रुपये या 15,000 से कम है, तो वो श्रम योगी मानधन योजना के तहत इसमें अपना अंशदान देकर एक तरीके से मतलब समझ लो ये पेंशन योजना जैसा है, उसमें अपना पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, ओके, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज हेतु पात्र परिवारों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो देखो, अब हर जगह ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA यानी ये PDS के तहत जो फ्री अनाज मिलता है, गेहूँ वगैरह, ये वो है, आपको पता ही है। ग्रामीण आबादी में 75% और शहर में 50% कवरेज किया हुआ है, निर्धारित कर रखा है कि इतने लोगों को कवर करेंगे हम, है ना। अब देखो, पात्र परिवारों की पहचान, नीति आयोग, पूरे देश में नीति आयोग घूम के, या उपभोक्ता मामले के मंत्रालय या भारतीय खाद्य निगम, ये तो करने से रहा। मेन जो रोल निभाएगा वो राज्य सरकार निभाएगा, क्योंकि राज्य के पास डाटा है ना, तो राज्य इसका मेन रोल निभाएगा कि हमें किन किन को टारगेट करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके, कौन से सही है। अब देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, अपने इंडिया में मातृ मृत्यु दर, ठीक है, जो मदर मोर्टिलिटी रेट है, उसके लिए, उसमें सुधार करने के लिए, ज़्यादा डेथ्स हो रही थी तो उसको कम करने के लिए ये ऐसी योजनाएं आती है, ठीक है। अब देखो, ऐसी योजना आएगी ना तो कभी भी ये ज़्यादातर मतलब है ना प्रायोजित होती है, केंद्र प्रायोजित होती है, इसमें पार्टिसिपेंट होता है, सेंटर भी पैसा देगा और स्टेट भी पैसा देगा, तो ये भी केंद्र प्रायोजित योजना ही है ना। अब मातृ यानी माता, तो आपके लिए एक सोचना इजी हो जाएगा कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ही चालू की गई योजना है, ठीक है। नेक्स्ट, पूछा क्या है, कौन सी सही है। तो इसमें, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ लिखा हो ना अगर सभी, तो ये गलत होगा, सभी नहीं है। क्यों? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब मान लो एक लेडी है जो गवर्नमेंट कांस्टेबल है, गवर्नमेंट टीचर है, या उसका PF का पैसा बनता है, यानी पेंशन आ रही है, वो लोग इसमें पात्र नहीं है, इस योजना के लिए वो पात्र नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपना खुद का पालन पोषण कर सकते हैं, उस बच्चे को पालन पोषण कर सकते हैं, तो उनको ऐसी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसा माना जाता है प्रथम दृष्टया। तो उन लोगों को इसमें पात्र नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ सभी गर्भवती महिलाएं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके तहत गर्भावस्था पंजीकरण तथा शिशु के प्रथम टीकाकरण से संबंधित 2 किस्त में
5,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। तो ये राइट है, ठीक है। आप पहली किस्त जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, दूसरी किस्त जब पूरा वैक्सीनाइजेशन, टीकाकरण मतलब कि पूरा हो जाता है, तो आपको दूसरी किस्त मिल जाती है। तो इसमें सी आएगा, दोनों ही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केक, आप केक से जानते ही हैं, आर्टिकल 148 की बात हो रही है अब यहाँ पे, है ना। 148 टू 151 तक है जो केक का कार्य यानी कार्यालय और उनके बारे में, पोस्टिंग वगैरह के बारे में दिया हुआ है। पूछा क्या है, कौन से सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये राइट हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है ना, सेम एज इट इज़ केक का भी रिमूवल होता है। नेक्स्ट, केक का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित है। तो देखो ये 5 वर्ष नहीं है, 6 साल है। 665 आप ऐसे याद रखना, 665, ठीक है। ईसीआई का भी यही है, ईसीआई के अध्यक्ष और जो अन्य आयुक्त होते हैं उनका भी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 13, नीति आयोग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है। नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में प्रधानमंत्री अथवा उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, ठीक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी राइट है। देखो आप लोग जानते हैं नीति आयोग एक थिंक टैंक है ना, इंडिया का। योजना आयोग को हटा के 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रस्ताव, कार्यकारी प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या है, कितने सही हैं, ठीक है। नीति आयोग की शासी परिषद की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं और इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल हैं। तो अब एक चीज़ याद रखना, उपाध्यक्ष नहीं, देश का प्रधानमंत्री करता है। अभी मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ से जो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ तक राइट है। बस ये जो उपाध्यक्ष लिखा है ना, ये गलत है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन 2 या अधिक राज्यों अथवा उनके केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो स्टेट राज्यों के संबंध के लिए बनाई जाती है, ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को केंद्र सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो ये भी राइट होगा, है ना, इसमें आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, भारत के विधि आयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं 23rd अभी और दिनेश माहेश्वरी उसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। क्या पूछा है, कौन से सही है। यह एक सांविधिक निकाय है। देखो आपके लिए ये गलत हो जाएगा, सांविधिक निकाय नहीं है ये, गैर सांविधिक, गैर संवैधानिक, कार्यकारी आदेश से बनता है ना, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसकी स्थापना होती है। और यहाँ लिखा है ना, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये भी गलत है यहाँ पे, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और दूसरा 5 वर्ष में पुनर्गठित, कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आलोक में विद्यमान विधियों की समीक्षा करता है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाता है, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट, भारत के परिसीमन आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो देखो परिसीमन आयोग जो है ना, ये एक आदेश या मतलब एक्ट पारित होता है ना, उससे इसकी मतलब इसके गठन किया जाता है। तो ये एक तरीके से सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। ओके, तो ये संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। आप पता है ये संसद में एक एक्ट पारित होता है, इसके बाद इसका गठन होता है। अनुच्छेद 82 में तो लिखा है कि संसद मतलब यानी वो गठन करेगी, तो ये पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट,
इसके आदेशों को विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ये राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी हो जाते हैं। तो ये सेकंड होगा। अब एक चीज़ और नोटिस करना, अगर यहाँ लिख देना कभी भी मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट एक केस में ये कहा है कि अगर मनमाना हुआ या संवैधानिक उल्लंघन करता है तो इस पर आप चुनौती दी जा सकती है और समीक्षाएँ की जा सकती है इसकी भी, आदेशों की। ओके, नेक्स्ट। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में वर्तमान सीटों की कुल संख्या जो 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई थी, वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी। तो आपको इसको पढ़ते ही 84th अमेंडमेंट और 87th अमेंडमेंट याद आ जाने चाहिए, है ना। तो ये थर्ड यहाँ राइट हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ सीटों की संख्या की बात की है, अगर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की बात करेगा ना तो फिर जनगणना 2001 की आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो पूछा क्या था इसमें, कितने सही हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ओके, पूछा क्या है, कौन से सही है। शुरुआत में एनडीएमए का गठन 2005 में कार्यपालिका आदेश द्वारा हुआ, बाद में इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। इसका मतलब कि पहला तो राइट है, अब ये सांविधिक है क्योंकि एक एक्ट से इसका गठन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एनडीएमए के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, इसके अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें सी हो जाएगा, दोनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। मिशन वात्सल्य योजना। ओके, पूछा क्या है, कितने सही है। तो मिशन वात्सल्य योजना, देखो सबसे पहले तो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं, केंद्रीय प्रायोजित योजना है ना, जिसका उद्देश्य व्यापक बाल संरक्षण सेवाएं सुनिश्चित करना है। यहाँ से राइट है, उद्देश्य इसका राइट है, बस ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट। इस योजना के तहत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधिक रूप से संघर्षरत बच्चों दोनों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। ये राइट है। इस योजना के अंतर्गत आफ्टर केयर सेवाएं केवल 18 वर्ष की आयु तक ही नहीं, ये गलत है। आफ्टर केयर लिखा हुआ है ना, मिशन वात्सल्य क्या है, यानी बच्चे 18 से कम, और यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर केयर यानी 18 के बाद, है ना, तो 18 प्लस, तो ये जो लिखा है ना तक ही, ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो इसमें आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हालिया विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी नागरिक को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट। इसके तहत पीएमजे के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए परिवार के बुजुर्ग लाभार्थियों को 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर दिया जाएगा। अगर आप परिवार में हो तो आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही रहे हैं, पर अगर आप बुजुर्ग भी हो ना तो अतिरिक्त 5 लाख का और कवर हो जाएगा, मतलब एक बुजुर्ग आदमी के पास 10 लाख का कवर आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लेंगे स्टॉप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट थर्ड। इसके तहत पूर्वोत्तर और कुछ पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्य द्वारा योजना की लागत में 40% का योगदान दिया जाना शामिल है। इसका मतलब है कि ये भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है ना, दोनों का मिला जुला शेयर होगा, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। स्माइल योजना, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ट्रांसजेंडरों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ये राइट है। स्माइल योजना यही है, जो भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने वाले जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए, मतलब एक तरीके से अम्ब्रेला योजना है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है ना। पहले भी जो 2 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं थी उनको एकीकृत करके इसको बनाया है। ठीक है, तो क्या है फिर, इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखो किसी को अगर समानता दिलाना, न्याय दिलाना, समाज में बराबर स्थान दिलाना, तो ऐसे काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही करता है, मोस्ट ऑफ, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ। तो ये भी स्टेटमेंट राइट होगा, है ना। और यानी ये याद रखना कि इसको ना, इस प्रोग्राम को 2021-22 से 2025-26 तक के लिए चलाया है, और इस टेन्योर के लिए इनको 365 करोड़ रुपए प्रस्तावित दिए गए हैं। ओके,
ये इस ड्यूरेशन में क्यों बताया था कि ये बजट का प्रावधान है, बजट से जो पैसा मिलता है वो एक टाइम पीरियड आपके ध्यान में रहे, है ना। अब इसमें जो क्या लिखा है, घर वर देते हैं, भिक्षावृत्ति में संलग्न पुनर्वास कराते हैं, तो इसके लिए इन लोगों ने एक तो गरिमाग्रह, पीएम दक्ष जो मतलब छात्रवृत्ति और कौशल वगैरह इन लोगों में, और पीएम जय आरोग्य, है ना, आयुष्मान कार्ड वाला, तो ये तीनों भी इसमें इंक्लूड होता है इनके लिए, ठीक है, तो इसमें सी आएगा आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र कार्रवाई नमस्ते योजना। अब आपको जैसे पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से मैला ढोना, है ना, उसको रोकने के लिए ये सब लाया गया था, ठीक है। अब क्या बोला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। तो देखो ये यहाँ गलत होता है क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखो योजनाएं हैं, आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ कुछ आईएमपी होती हैं, आपको उनको साथ में याद करके चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ से राइट है, सामाजिक न्याय और आवासन मंत्रालय संयुक्त रूप से इसका कार्यभार चलाता है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए अवधि अनुमोदित की गई है, तो ये यहाँ गलत होगा, 4 वर्ष के लिए, और ये जो 26-27 है ना, ये 25-26 है, ठीक है, 2025-26 के लिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इसमें डी आएगा आंसर। नेक्स्ट, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वही है जिसमें एनटीए एग्ज़ाम लेता है और जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं एससी के, उन्हें इसमें लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, केवल अनुसूचित जाति के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है वे ही श्रेष्ठ मोड 1 के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्राप्त है यानी पात्र हैं, तो पहला राइट है। इसके अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ ई अनुदान पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। तो देखो ये यहाँ गलत हो जाएगा, छात्रों के बैंक खातों में नहीं, जिस स्कूल में ये है ना उस स्कूल के खाते में जाता है ये पैसा सीधे। एडमिशन के लिए आवासीय शिक्षा है तो डायरेक्ट स्कूल में जहाँ पे एडमिशन ले रखे हैं, जहाँ ये पढ़ रहे हैं, उसमें जाएगा पैसा, ताकि कोई भी मतलब लीकेज ना हो। घर वालों के हाथों में पैसा दे दिया और उन लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, तो पैसा बेकार, ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है, कौन से सही है, तो ये है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, तो ये राइट है। नेक्स्ट, यह योजना भारत के सभी राज्यों और एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, तो देखो ये यहाँ गलत हो जाएगी, सभी में नहीं है, टोटल 28 स्टेट में है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के 28 में ही है ना। और ये चालू हुई थी 2021-22 के टेन्योर पे, वित्त वर्ष 2021-22, है ना, वित्त वर्ष 2021-22, ठीक है। नेक्स्ट 24, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है, कौन से सही है। योजना 100% केंद्र वित्त पोषित द्वारा योजना के है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में धार्मिक एवं उत्तरदायी पर्यटन स्थलों का विकास करना है, तो पहला राइट है। नेक्स्ट, इस योजना के तहत स्वीकार्य परियोजना घटकों के हिस्से के रूप में भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास पैकेजों हेतु इसके धन के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। देखो जो गैर स्वीकार्य है ना उसमें धन की ये अनुमति प्रदान की, धन के उपयोग की, तो यहाँ गैर आएगा, गैर स्वीकार्य परियोजना है, तो सेकंड यहाँ गलत हो जाएगा। एक चीज़ और, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, दर्शन यानी पर्यटन, घूमना फिरना, तो मिनिस्ट्री भी पर्यटन मिनिस्ट्री, और 100% केंद्र और वित्त पोषित मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लें इसे रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है, ठीक है। इसके तहत जनजातीय बाहुल गांव शामिल है, ठीक है, राइट है। दूसरा, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है,
तो ये भी राइट है, दोनों राइट है। आपको ये याद होना चाहिए कि ये 2024 में शुरू की गई थी, है ना, जनजातीय ग्राम विकास योजना। ठीक है, तो इसमें भी सी आएगा आंसर, दोनों राइट है इसमें स्टेटमेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।